दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। इसी बीच दोस्तों, मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। आज मैं दोस्तों आपको ऐसा वीडियो देने जा रहा हूँ जिसमें पेट्रोल पंप से रिलेटेड सारे वो पॉइंट्स होंगे जो पेट्रोल पंप के एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको पेट्रोल पंप को एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि आपसे जो है गलत फॉर्म फिलअप हो जाए, जिससे गलत फॉर्म फिलअप हो जाने पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और जिससे आपको नए नए वीडियोस और नए नए जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं सबसे पहले हम क्या है कि डीलरशिप मल्टीपल डीलरशिप नॉर्म्स, MDN जिसे कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर कोई बी साइड पे है, दैट इज DC साइड पे है, तो उसके लिए ये रिलैक्सेशन है, वो कई डीलरशिप को चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कॉर्पस फंड स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय OMC। मतलब कॉर्पस फंड स्कीम की तरह जो भी लोग होंगे, जैसे SC ST कैटेगरी से जो लोग भी अप्लाई करते हैं, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट करती है और उनको डीलरशिप देती है, और साथ ही दोस्तों उस डीलरशिप को वो कंप्लीटली बना के देती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि लोकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है दोस्तों रेगुलर RO। इसमें क्या है दोस्तों, लोकेशन ऐसे लोकेशन जो हाईवे पे हों, स्टेट हाईवे पे हों, या फिर अर्बन एरिया में हो या सेमी अर्बन एरिया में हो, जैसे विद इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अगर है, वो सिटी हो या टाउन हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, रेगुलर रिटेल आउटलेट। इसके साथ ही दोस्तों जो दूसरा है वो है रूरल रिटेल आउटलेट्स। इसमें क्या है दोस्तों, ऐसे लोकेशन जो स्टेट हाईवे पे नहीं है, नेशनल हाईवे पे नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे नहीं है, ऐसे जो भी लोकेशंस होते हैं वो होते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिजर्वेशन की। बात अगर हम रिजर्वेशन की करें तो रिजर्वेशन में दोस्तों सबसे पहले दो कैटेगरीज हैं, एक कंबाइंड कैटेगरी 1 CC1 जिसे कहते हैं, दूसरा है कंबाइंड कैटेगरी 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कंबाइंड कैटेगरी 1 की। कंबाइंड कैटेगरी 1 में इसमें कौन कौन आता है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो इसमें आते हैं दोस्तों जो डिफेंस के पर्सन हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं, और साथ ही दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU के एम्प्लॉइज के लिए। इसमें दोस्तों जो रिजर्वेशन दिया गया है वो SC ST और OBC के लिए 2-2% और ओपन कैटेगरी के लिए 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंबाइंड कैटेगरी 2 की। इसमें दोस्तों कौन कौन आते हैं, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। कंबाइंड कैटेगरी 2 में दोस्तों कौन कौन आता है, सबसे पहले वो आते हैं जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनके लिए। दूसरा है दोस्तों फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जो हमारे स्वतंत्र हैं तो उनके लिए, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये आते हैं आपके कंबाइंड कैटेगरी 2, दैट इज कैटेगरी CC2 में। उनको दोस्तों 1% का रिजर्वेशन है ओपन में, उसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिजर्वेशन में फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए। फिजिकल हैंडीकैप्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको SC ST OBC और ओपन के लिए 1-1% का रिजर्वेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों SC और ST की। SC और ST में 19%, 19.5% का रिजर्वेशन है, और OBC में 24% का रिजर्वेशन है, और ओपन में 44.5% का रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों रिजर्वेशन का पार्ट है। अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। अगर कोई एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहा है तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में दोस्तों सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके पास एक वेल्थ पैन कार्ड होना चाहिए, और जो उनकी उम्र होनी चाहिए वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 60 साल से कम होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 10th पास होना चाहिए। जो भी एप्लीकेंट्स हो उसको, वो चाहे पार्टनरशिप में हो या फिर इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा हो, उसकी जो है एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए, और उसका क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों लैंड की, कि जो एप्लीकेशन होगा, जो एप्लीकेंट्स होंगे, उनके लिए कौन कौन से लैंड हैं जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसी लैंड के अकॉर्डिंग वो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 में वो सारे कैंडिडेट्स जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है, या फिर उन्होंने 19 साल 11 महीने के लिए लीज पे लिया है,
वो दोस्तों आते हैं ग्रुप 1 में। दूसरा है दोस्तों ग्रुप 2। ग्रुप 2 में वो सारे एप्लीकेंट्स आते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, उन्होंने किसी से बात की है लैंडलॉर्ड से, और वो लैंडलॉर्ड 19 साल 11 महीने के लिए लीज़ पे देने की बात की है, लेकिन वो तब होगा दोस्तों जब उनका पेट्रोल पंप अलॉट हो जाएगा, इस कंडीशन में वो ज़मीन देंगे, ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों ग्रुप 3। ग्रुप 3 क्या है? ग्रुप 3 में ऐसे एप्लीकेंट्स जिनके पास लैंड नहीं है, वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो लोकेशन एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है, उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ग्रुप 3 में जो भी एप्लीकेंट्स हैं, उनको अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से कोई ऐसा सुटेबल एप्लीकेंट्स नहीं मिलता है जिसके पास सुटेबल लैंड हो, तो इस कंडीशन में ग्रुप 3 वालों को एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू इंटीमेशन दिया जाएगा और उनको उस लोकेशन पे एप्रोप्रिएट जो भी लोकेशन होगा उस पे 90 दिन के अंदर उनको वो ज़मीन प्रोवाइड कंपनी को करनी होगी। अगर वो कंपनी को 90 दिन में ज़मीन प्रोवाइड नहीं करते हैं, इस कंडीशन में उनका जो एलिजिबिलिटी है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम दोस्तों देखते हैं कि डिफेंस पर्सन में कौन-कौन आते हैं। डिफेंस पर्सन में दोस्तों लोग सोचते हैं कि अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप क्लियर कर लें दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिफेंस पर्सन है वो कौन-कौन होते हैं। आर्मी से हों, नेवी से हों, एयरफोर्स से हों, ऐसे जो होते हैं उनको डिफेंस पर्सन में कैलकुलेट किया जाता है। अब कौन-कौन अप्लाई कर सकता है दोस्तों, इसको आप समझिए। अगर कोई विडो हो या डिपेंडेंट हो, उस पर्सन का जो आर्म फोर्सेस में हो और उसकी डेथ हो चुकी हो किसी वार में या किसी और कारण से डेथ हुई हो, तो उनके जो विडो होंगे या विधवा होंगी या फिर उनके जो डिपेंडेंट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों ऐसे एक्स सर्विसमैन जो किसी वार में या किसी कारणवश वो डिसेबल हो गए हों, उनको कोई दिक्कत हो गई हो, इस कंडीशन में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों ऐसे एक्स सर्विसमैन जो सुटेबल एबल हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है डिफेंस पर्सन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी लोग हैं। पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी यही सेम कंडीशन है दोस्तों कि अगर उनके विडो हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, इस कंडीशन में वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश वो उनकी कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर वो ठीक ठाक हैं तो इस कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो CC2 में आते हैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन कौन कौन हो सकता है दोस्तों? जो अर्जुन अवार्ड से जिसको अवार्ड दिया गया हो या खेल रत्न का अवार्ड दिया गया हो, ठीक है, या फिर कोई उन्होंने ओलंपिक में, एशियन कप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल पाया हो, इस कंडीशन में भी वो CC2 ग्रुप में आते हैं जिनका रिजर्वेशन में उनको बेनिफिट मिल सकता है। या फिर दोस्तों ऐसे पर्सन जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में कोई लेवल पे, चाहे वो वोमेन हो या मेन हो, कोई उनको अवार्ड मिला हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पार्टनरशिप में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो दोस्तों क्राइटेरिया की बात करें तो वो सारी क्राइटेरिया होनी चाहिए जो किसी इंडिविजुअल के लिए होती है, दैट इज वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही दोस्तों उसकी एज 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और उसका 10th पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों जब इनका एप्लीकेशन किया जाएगा, एक ही रजिस्ट्रेशन के बाद उनका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किया जाएगा। एक एप्लीकेंट का डिटेल डालने के बाद दूसरे एप्लीकेंट का डिटेल डाला जाएगा सेम लैंड पे, और बाद में दोस्तों उनको क्लब्ड कर दिया जाएगा, एक साथ मिला दिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि अगर 2 एप्लीकेंट्स हैं और वहाँ की जो रेगुलर फीस है सपोज दैट 3000 है, तो या फिर 5000 है, तो अगर 2 एप्लीकेंट्स हैं तो उसमें फीस अलग-अलग सबमिट करनी पड़ेगी, मतलब 10,000 रुपए फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कौन-कौन से ऐसे फीस हैं जो नॉन रिफंडेबल फीस लगने हैं, तो किसके लिए कितना है इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई दोस्तों दोस्तों अगर रेगुलर रिटेल आउटलेट है और SC/ST कैंडिडेट हैं, SC/ST एप्लीकेंट्स हैं, तो उनकी फीस 3000 रुपए है। और अगर कोई दोस्तों OBC कैटेगरी से है और रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहा है तो उसकी फीस जो है 5000 रुपए है, और अगर ओपन कैटेगरी से है तो उसकी फीस 10,000 रुपए है। अगर सेम कंडीशन दोस्तों अगर रूरल में आती है तो उसमें कुछ फीस अलग है। आइए हम देखते हैं फीस क्या है। अगर दोस्तों वो लोकेशन रिजर्व है SC/ST कैटेगरी के लिए, रूरल के केस में वहाँ पे आपको 2500 रुपये फीस जमा करनी है जो नॉन रिफंडेबल होगा। और साथ ही दोस्तों अगर कोई सीट रिजर्व है, कोई लोकेशन रिजर्व है
वो ओबीसी कैटेगरी के लिए इस कंडीशन में आपको 4,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। या अगर कोई ओपन कैटेगरी से है तो रूरल रिटेल आउटलेट में इस कंडीशन में दोस्तों 8,000 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं नॉन रिफंडेबल फिक्स्ड फी और बिडिंग अमाउंट। बिडिंग अमाउंट दोस्तों ग्रुप बी के लिए होता है, जो है ये बी साइट्स के लिए होता है, जिसको हम स्पेशली डीसी डीलर ओन साइड बोलते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों बिल्डर में है तो 5 लाख रुपए की बिडिंग मिनिमम है, और अगर वो जो रेगुलर में है तो इस कंडीशन में आपका 15 लाख रुपए है। तो इस चीज में दोस्तों आपको कम से कम 15 दिन के अंदर, जब भी आपको एनओसी मिलेगा आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, 15 दिन के अंदर ये आपको सारी चीजें सबमिट करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो बिडिंग अमाउंट है वो बिडिंग अमाउंट सीसी साइट के लिए होता है, और सीसी साइट में जो मिनिमम बिडिंग अमाउंट है दोस्तों वो अलग अलग है। तो जो रूलर के लिए है दोस्तों वो 10 लाख रुपए है मिनिमम बिडिंग अमाउंट, और रेगुलर के लिए 30 लाख रुपए है। अगर कोई 30 लाख रुपए कोई रेगुलर में रेगुलर रिटेल आउट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 30 लाख रुपए का मिनिमम बिडिंग फी देना पड़ेगा। उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो भी एलओआई होल्डर होगा उसको जो टोटल बिडिंग अमाउंट है वो 15 दिन के अंदर उसको सबमिट करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर जब आप फिक्स फी जो भी होगा उसको आप पे करेंगे, आफ्टर दैट ही आपके लोकेशन पे इंस्टॉलेशन का जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह होगा वो स्टार्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन प्रोसेस का। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है दोस्तों? इसमें दो टाइप के सिलेक्शन प्रोसेस हैं। एक है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इसमें क्या है कि अगर 10 एप्लीकेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में आपको जो है एक किसी को सेलेक्ट किया जाएगा, और वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के कारण ही होगा। ठीक है, अगर कोई बिडिंग अमाउंट में है तो इसमें दोस्तों देखा जाएगा कि किसका सबसे ज़्यादा बिडिंग जाता है। जिसका बिडिंग सबसे ज़्यादा होगा उसको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। अगर दोस्तों किसी केस में अगर बिडिंग अमाउंट सेम हो जाता है तो इस केस में सपोज दैट 3 एप्लीकेंट्स हैं और 3 एप्लीकेंट्स ने बिडिंग अमाउंट सेम डाला है, तो इस केस में जो है क्या होगा, ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा तीनों को मिला के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो कौन कौन से लगने हैं। ये सभी के लिए है, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी से हों, ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ओपन से हों, सबको ये डॉक्यूमेंट्स लगना है। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या लगना है दोस्तों? नोटराइज्ड एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट एज पर अपेंडिक्स 10A और 10B। ये स्टैंडर्ड है, ये सबको देना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों जो एज प्रूफ है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, 10th का हो, 12th का हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। इसमें क्या करना है दोस्तों? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग 10th स्टैंडर्ड इशू बाई बोर्ड। 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, या फिर इससे इक्विवेलेंट कोई भी स्कूल से या किसी भी बोर्ड से हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 दोस्तों किसके लिए रहेगा? अपेंडिक्स 3 उनके लिए रहेगा जो जिनकी अपनी सेल्फ की जमीन है। इस केस में ग्रुप 1 में आएंगे, और अगर थर्ड पार्टी से कर रहे हैं, अपेंडिक्स 3 बनवा रहे हैं, तो इस केस में ग्रुप 2 में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड के डॉक्यूमेंट्स की। तो लैंड डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों वो चाहे ओनरशिप हो या लीज का हो, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों जिसमें एक स्ट्रेच साइट मैप है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा विथ डायमेंशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, कैटेगरी के हिसाब से जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लगना है दोस्तों। अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसके लिए अपेंडिक्स 6 लगना है। अगर दोस्तों SC ST कैंडिडेट है और वो CC1 में आता है तो अपेंडिक्स 6 तो उनको देना ही देना है, साथ में अपेंडिक्स 8 भी देना है, या फिर DGR सर्टिफिकेट देना है। अगर वो नहीं है तो पेंशन ऑर्डर का जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स वो दे सकते हैं CC1 के केस में। अब बात करते हैं दोस्तों अगर कोई SC कैटेगरी से है, वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो इस केस में दोस्तों SC के लिए अपेंडिक्स 6 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए दोस्तों 9A, 9B और 9C देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इस केस में आपको अपेंडिक्स 7A और 7B देना है, और अगर अपेंडिक्स 7A और 7B देना है, और अगर दोस्तों ओबीसी CC1 से हैं तो 7A और 7B तो देना ही देना है क्योंकि वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और CC1 से हैं इसका मतलब उनको अपेंडिक्स 7 और या फिर DGR सर्टिफिकेट
या फिर कोई पेंशन ऑर्डर उनको देना पड़ेगा। अगर दोस्तों कोई ओबीसी कैंडिडेट हैं, वो पीएच हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो इस केस में उनको ओबीसी कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट देना है, जो कास्ट के लिए सर्टिफिकेट देना है, वो अपेंडिक्स 7A और 7B है। और अगर पीएच हैं तो उसके साथ उनको 9A, 9B, 9C देना है, जो भी उनके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक। अगर दोस्तों ओपन कैटेगरी से हैं और CC1 में हैं तो सिर्फ अपेंडिक्स 8 देना है और पेंशन ऑर्डर देना है। ठीक है। ओपन CC2 से हैं तो इस केस में दोस्तों सर्टिफिकेट अप्लीकेबल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो वो सबमिट करना है। अगर ओपन से हैं और वो पीएच हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो इस केस में दोस्तों 9A, 9B और 9C उनको देना है। अगर दोस्तों कोई पार्टनरशिप अप्लीकेंट्स है तो इस कंडीशन में उनको पार्टनरशिप डीड बना के देना है फॉर अप्लीकेंट अंडर पार्टनरशिप। जो भी पार्टनरशिप के अंडर में होगा, वो जितने भी पार्टनर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर होंगे एक पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लैंड एवोल्यूशन की। लैंड एवोल्यूशन कब होगा दोस्तों? जब भी लैंड एवोल्यूशन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा कि लैंड एवोल्यूशन के लिए एवोल्यूशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा और आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं जो आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया है। दैट इज आपका अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट, लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। और लैंड जब भी आपका चेक किया जाएगा तो दोस्तों जो लैंड होना चाहिए वो एडवर्टाइज एरिया में होना चाहिए और उसकी जो भी डायमेंशन होनी चाहिए वो फिक्स होनी चाहिए, वो मीट करनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो राइट ऑफ वे है, जो भी आपके यहाँ रोड है, वो राइट ऑफ वे का नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों कोई भी लाइन जो है 11 kV से ऊपर का क्रॉस नहीं करना चाहिए। 11 kV की भी लाइट है तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट कराना पड़ सकता है। अगर ये सारे पैरामीटर्स नहीं होते हैं तो इस केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल। इस केस में क्या है दोस्तों, फील्ड वेरिफिकेशन होगा और इसमें आपकी सारी जमीन और सारी चीज़ें आपको चेक की जाएंगी। और उस टाइम दोस्तों आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स और सारे ओरिजिनल पेपर जो भी होंगे वो फील्ड वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सबमिट करने होंगे। अगर दोस्तों इस केस में अगर आप जो भी टाइम दिया गया है 10 दिन का, अगर आप सेल्स ऑफिसर से बात करके आपके पास टाइम नहीं है तो 10 दिन का टाइम आपको और दे दिया जाएगा, वो आपका डेट रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। बट इसके बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कुल मिला के 20 दिन के अंदर फील्ड वेरिफिकेशन नहीं कराया तो इस कंडीशन में आपका जो है जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा करना है। जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है दोस्तों, एन इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट एज मेंशन्ड बिलो। इतनी जो भी मेंशन की गई इतनी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। क्या करना है दोस्तों, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, रूरल में आते हैं, रेगुलर में हैं तो 5 लाख रुपए है। रेगुलर में ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 4 लाख रुपए है। रेगुलर में अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो 3 लाख रुपए। अगर दोस्तों यही आप जो है रूरल में आते हैं तो रूरल में ओपन कैटेगरी के लिए 4 लाख रुपए है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 लाख रुपए और SC ST कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपए। ठीक है। इस तरह से दोस्तों पेट्रोल पंप के रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें लगनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।